अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स विद सर प्रकाश। और आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इससे पहले हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन उसके बारे में डिस्कस किया था कि न्यूटन के हमारे पास 3 लॉ होते हैं मोशंस के बारे में। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट लॉ हमने फर्स्ट ही लेक्चर में पढ़ लिया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ क्या है और न्यूटन की इनमें स्टेटमेंट क्या है, और पहले पहले पॉइंट के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसने दिया? न्यूटन ने। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसने दिया? न्यूटन ने। न्यूटन कौन था? साइंटिस्ट था। ठीक है, इसाक पूरा नाम था इसाक न्यूटन, जिसने ये लॉ दिया। और ये लॉ कब दिए? ये लॉ कब दिए? 1687 में। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसकी स्टेटमेंट। इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि न्यूटन ने क्या कहा है? स्टेटमेंट क्या है कि देखें, स्टेटमेंट ये आपके पास कि the net force acts on a the net force act on a body। ठीक है, बॉडी कहें या मास कहें, the net force act on a body or mass, it will produce acceleration in the direction of applied force। क्या पॉइंट कह रहा है कि आप नेट फोर्स किसी भी मास पे अप्लाई करोगे। ठीक है, आप नेट फोर्स किसी मास पे, आप एक्सटर्नल नेट फोर्स आप किसी मास पे फोर्स अप्लाई करोगे तो उस मास के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। और वो एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी? जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया। देखें, इसी पॉइंट को पहले ना मैं थोड़ा सा सिंपल करके समझा। मिसाल को कंसीडर करें कि ये हमारे पास कोई भी बॉक्स है। ठीक है, कोई भी बॉक्स है। बॉक्स जो है, बॉक्स मतलब कोई मास है। ठीक है, कोई भी बॉडी मतलब बॉक्स मतलब मास, कोई मास है। अब इस मास पे मैं क्या करता हूं? फोर्स अप्लाई करता हूं इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में मैंने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। अब इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा तो इस बॉक्स के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी, जो कि इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई किया। तो ये पूरा टर्म जो ये पूरी स्टेटमेंट है, क्या कहती है? आप किसी भी मास पे, किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और उस बॉडी के अंदर क्या होगी? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। आप इमेजिन करें कि अगर जिस मिसाल तो आपने रोड पे या सिटी के अंदर देखे होंगे ठेले वाले, तो ठेले वाले क्या ठेले को चला रहे होते हैं। तो आप देखें ठेले वाले बेसिकली करते क्या है? न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई कर रहे होते हैं। क्या करते हैं? वो ठेले को धक्का देते हैं। तो धक्का देते हैं, जिस डायरेक्शन में वो ठेले को धक्का देते हैं उसी डायरेक्शन में ठेला एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा हो। मतलब ठेले के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो ठेले को फोर्स दे रहे होते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है? किसी भी मास पे आप फोर्स अप्लाई करें और उस मास में क्या होगा? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किस डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या पॉइंट है? सेकेंड देखो, स्टेटमेंट के भी पॉइंट है, स्टेटमेंट के भी पॉइंट है। दूसरा उसके अंदर क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है कि एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होती है इस अप्लाइड फोर्स की वजह से, जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुई, ये एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की मीनिंग क्या होती है कि देखिए, एसी प्रोपोर्शनल, एसी रिलेशनशिप, अगर एक क्वांटिटी को आप इंक्रीज कर रहे हो तो सेकेंड क्वांटिटी जो है जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं तो सेकेंड क्वांटिटी भी इंक्रीज हो। मिसाल तौर के मैं यहां पर फोर्स को इंक्रीज करूं तो एक्सीलरेशन भी इंक्रीज हो। तो एक्सीलरेशन और फोर्स का जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा? डायरेक्ट।
कैसे? अगर देखें, अगर एक ही रेड़ा, एक बंदा फोर्स दे रहा है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, दूसरा बंदा भी साथ आ गया, उसको फोर्स दे रहा है, फोर्स बढ़ गया, तो एक्सीलरेशन बढ़ जाएगी ठेले के अंदर। तो इट मींस कि हम फोर्स बढ़ा रहे हैं तो एक्सीलरेशन बढ़ रही है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा, जो ताल्लुकात होंगे, वो कौन सा होगा? रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप किसे कहते हैं? जब आप एक चीज बढ़ाओ, कोई भी एक चीज बढ़ाओ तो दूसरी चीज भी बढ़े। इट मींस कि वो जो चीज बढ़ रही है वो उनका इस चीज के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, डायरेक्ट मतलब में से, यहां पर मैं एग्जांपल तौर पे, हमारे पास सिंपल यहां पर भी गिवन है कि अगर मैं फोर्स को बढ़ा रहा हूं तो एक्सीलरेशन बढ़ रही है, तो एक्सीलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स पे। मतलब कि फोर्स बढ़ाओगे तो एक्सीलरेशन भी बढ़ेगी। तो ऐसी रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि एक्सीलरेशन जो है वो डायरेक्टली रिलेशनशिप है किसके साथ? मास के साथ। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, क्योंकि एक और रिलेशनशिप है। ठीक है, उसके बाद एक्सीलरेशन के बाद एक और टर्म है क्या? कि एक्सीलरेशन जो है वो एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब यहां पर देखिए, अब चलो फोर्स एंड एक्सेलरेशन, इन दोनों का तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया, लेकिन अब मास जो बचा, मास और एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है? मास और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशनशिप है? इनवर्सली रिलेशनशिप है या इनवर्स रिलेशनशिप है। अब इनवर्स क्या है? इनवर्स ये है कि अगर आप मास बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन कम होगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप कैसे कहते हैं? आप कोई भी दो क्वांटिटी जिनको कंपेयर कर रहे हो, तो उनमें से एक क्वांटिटी इंक्रीज करो और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो, तो ऐसे उन दोनों क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे हम क्या कहेंगे? इनवर्स रिलेशनशिप। जैसे यहां पर आप देखिए, एग्जांपल तौर पे आप समझे कि कैसे। अगर आपके पास वही ठेला है, उनको आप तीन जने फोर्स दे रहे हो, ठीक है, रेडे में जो एक्सीलरेशन वो प्रोड्यूस हो गई। उसके बाद आप क्या कर रहे हो? कोई भी बंदा है दौड़ते हुए उसी रेडे पे आके बैठ गया, मतलब उस रेडे का मास बढ़ गया। अब वो मास बढ़ गया, आप तीनों फोर्स दे रहे हो, क्या वो सेम एक्सीलरेशन रहेगी? मास बढ़ गया, आपकी एक्सीलरेशन कम हो जाएगी रेडे की। इसी तरीके से एक और बंदा दौड़ के आगे उसके ऊपर चढ़ गया, तो आप क्या करोगे? आपके जो रेडा है उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही थी, क्या वो सेम अमाउंट की एक्सेलरेशन होगी? नहीं, एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। अब देखो, एक्सेलरेशन कम हो रही है, वो किस वजह से हो रही है? मास की इंक्रीज होने की वजह से। अब इट मींस के मास इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मास इंक्रीज करोगे, एक्सेलरेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है ना? तो अब हमारे पास यहां पर एक और इनका सिंपल एग्जांपल है। अगर गाड़ी कभी खराब हो जाए ना, बस वगैरह, तो देखो उनको धक्का देने के टाइम क्या करते हैं? कहते हैं जो भी बंदे अंदर लोग बैठे हैं उनको उतार देते हैं। क्यों? क्योंकि मास थोड़ा कम हो जाए ताकि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। ठीक है, ताकि उनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो इसी वजह से यहां पर हम क्या कर देते हैं? कहते हैं कि मास और एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है? इनवर्स है। अगर मास कम होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी, मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कैसे लिखेंगे इस रिलेशनशिप को? एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई, और ये हमारे पास है स्टेटमेंट। तीनों पॉइंट क्या है? स्टेटमेंट में। ये हमारे पास न्यूटन की सेकेंड लॉ की 3 स्टेटमेंट है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है? आप किसी भी मास पे फोर्स अप्लाई करोगे उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? एक्सीलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, आप फोर्स बढ़ाओगे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। थर्ड पॉइंट आपके पास क्या कह रहा है? आपके पास ये कह रहा है कि एक्सीलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, आप मास बढ़ाओगे एक्सीलरेशन कम होगी। ठीक है, तो इन तीनों रिलेशनशिप को बना के हम फार्मूला बनाएं। तो अगर इन दोनों रिलेशनशिप को मैं साथ लिखूं, मिसाल तो हमारे पास ये इक्वेशन कौन सी है? ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। सेकंड इक्वेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब इन दोनों प्रोपोर्शनल को मैं एक ही बार लिखूं, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अगर इन दोनों इक्वेशन को एक ही इक्वेशन फॉर्म करके बनाऊं तो क्या होगा?
एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और ये अपान में आपके पास क्या आ जाएगा, मास। इन दोनों इक्वेशन को मैंने एक ही फॉर्म में लिखा। देखो ये दोनों एक्सीलरेशन और ये रिलेशनशिप जो है ना डायरेक्टली, ये प्रोपोर्शनल और एक्सीलरेशन दोनों में सेम था, मैंने यही लिखा और इन दोनों को एक ही इक्वेशन में लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमेशा हमेशा जब ये प्रोपोर्शनल खत्म करते हो आप कुछ ना कुछ कांस्टेंट देना होता है। तो ये प्रोपोर्शनल खत्म किया तो हमारे पास क्या कांस्टेंट आया, के कांस्टेंट। ठीक है, इस प्रोपोर्शनल की जगह पे के कांस्टेंट, एफ अपान एम, ये हमारे पास है। अब ये के कांस्टेंट है, इसे के क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। के क्या है, कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू क्या है, के इज इक्वल टू 1। अगर के की जगह पे 1 पुट करके इनके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, सेम हो जाएगा एफ फोर्स। तो मतलब के की कुछ वैल्यू है नहीं, तो के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, एफ अपान एम। तो आपने एक्सेलरेशन का फार्मूला एक पहले पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का आपने फार्मूला क्या पढ़ा होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम ये पढ़ा होगा। आज हमारे पास एक्सेलरेशन का एक दूसरा फार्मूला बन गया। ठीक है, अब इनमें से आपको फाइंड आउट क्या करना है, फोर्स का फार्मूला। तो मास यहां पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू एम ए, और ये आपके पास इक्वेशंस या फिर न्यूटन सेकेंड लॉ है, जो कि एक इक्वेशन की फॉर्म में है। क्या कह रहे हैं, कोई भी एक मास उस पर फोर्स अप्लाई करोगे, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, जो कि यहां पर मैंने डिफाइन किया था। तो न्यूटन सेकेंड लॉ जो है, न्यूटन सेकेंड लॉ वो बेसिकली डिफाइन क्या कर रहा है। अब हमें देखें, पूरा समझने के बाद ये समझ में आ गया कि न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो किसको डिफाइन करता है, वो रिलेशनशिप डिफाइन करता है। किसका, रिलेशनशिप किसका, बिटवीन फोर्स। देखिए रिलेशनशिप किसका है, फोर्स एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, तो आपके पास न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो क्या डिफाइन करता है, रिलेशनशिप डिफाइन करता है फोर्स और एक्सीलरेशन के बीच में। क्या रिलेशनशिप क्या है, ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, पूरी की पूरी न्यूटन की सेकेंड लॉ। और ये फार्मूला जो हमारे पास किसका है, फोर्स का। तो फोर्स भी हमने पीछे डिटेल में पढ़ा हुआ है, उसकी भी लिंक मैं जो नीचे दे दूंगा, आप उनको भी देखें, फोर्स के वाले लेक्चर्स को भी, ताकि आपको ये और अच्छे समझ में आए। तो अब हम इनको रेज करके आते हैं। तो अब हमने क्या, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन समझ लिया। तो अब थोड़ा सा मास और वेट के बीच में डिफरेंस देखते हैं कि मास और वेट के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मास हमारे पास क्या होती है, देखें किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर, मिसाल तो आप कंसीडर करेंगे ये मार्कर। अब देखें इस मार्कर के अंदर जो मैटर की क्वांटिटी है उसे हम क्या कहेंगे, मास। और इसी मार्कर को जमीन जो है वो अपनी तरफ कितने फोर्स के साथ खींच रही है, ग्रेविटी जो है इसे अपनी तरफ कितनी फोर्स के साथ खींच रही है, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, वेट। तो मास क्या है, मास जो है वो मैटर की क्वांटिटी है, मिकदार है मैटर की, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर की कितनी मिकदार है, कितनी क्वांटिटी है, उस मैटर की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। और वेट क्या है, वेट एक फोर्स है, जो कि जमीन जो है किसी भी चीज को अपनी तरफ जो खींच रही है, जमीन जो किसी चीज को अपनी तरफ जो खींच रही है, उसे हम क्या कहते हैं, वेट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बड़ा डिफरेंस है, लेकिन हम क्या कर देते हैं, मास को मेजरमेंट जो करते हैं ना, वो वेट के टर्म में। मिसाल तो हमें मास मेजरमेंट करना ना, हम देखते हैं कि इनको जमीन जो है कितनी खींच रही है, उस टर्म के, उस लिहाज के वेट के टर्म में हम इस मास को मेजरमेंट करते हैं। इसीलिए हम खुद का जो मास होता है उसको भी वेट में कहते हैं, जो हमारा वेट जो होता है उसको भी मास में कहते हैं। इन दोनों का क्या कर लेते हैं, हम एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें डिफरेंट है, दोनों अलग अलग क्वांटिटीज है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम दोनों को सेम कह देते हैं। वेट क्या है, जमीन का खींचना, जमीन जो किसी भी चीज को अपने सेंटर की तरफ जो खींचती है, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, वो ग्रेविटी है। और मास हमारे पास क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर की क्वांटिटी के हर एक, अगर मैं एक मैटर हूं, ठीक है, तो मुझ में जो मैटर की क्वांटिटी होगी उसे मैं क्या कहूंगा, मास। इसी तरीके जमीन जो मुझे खींच रही है अपनी तरफ, जितने फोर्स से अर्थ जो है खींच रही है मुझे अपने सेंटर की तरफ, उस फोर्स को मैं क्या कहता हूं, वेट। तो वेट इज अ फोर्स और मास इज अ मैटर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए मास जो है ना वो कांस्टेंट होता है। आप मून पे चले जाएं, आप डिफरेंट प्लैनेट पे चले जाएं, आपके पास मास जो है वो सेम रहेगा।
आप एम्प्टी स्पेस पे चले जाए, आपके पास मास जो है वो सेम रहेगा, लेकिन फोर्स जो है ना आपके पास जो वेट है, वेट आपका कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। आप अगर किसी मून पे चले जाओ, मिसाल तो हमारे पास अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है मून, अगर मून पे जाते हो तो मून पे आपका वेट जो है ना वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम हो जाता है। इसी वजह से आप डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट पे जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट पे जाएंगे तो आपके पास जो वेट है वो वेट चेंज होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वेट जो है वो चेंज होगा। वो चेंज क्यों होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या है कि मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम। इसी तरीके से वेट का यूनिट क्या है, न्यूटन। न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का। तो वेट क्या है, एक फोर्स है। इसी तरीके से इनके फार्मूले देखें ना, तो मास का फार्मूला क्या है, एफ अपन एम, या फिर वेट के टर्म में होगा तो वेट को डिवाइड करें ग्रेविटी जी से। इसी तरीके से आपके पास जो वेट का फार्मूला क्या है, मास एंड ग्रेविटी, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। ग्रेविटी को मास के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास जो भी फोर्स लग रहा होगा वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या है, यहां पर क्वांटिटी की बात करूं तो मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो बड़ी चीज है ना मतलब डायमेंशन, देखो डायमेंशन हम क्यों यूज करते हैं, किसी भी क्वांटिटीज की नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए कि इसकी बेसिक क्या है। अब देखें मिसाल तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, इन सब की डायमेंशन क्या होती है, सेम, लेकिन ये क्वांटिटी क्या है, डिफरेंट, ठीक है ना। हम क्या कहते हैं, ये क्वांटिटी डिफरेंट है लेकिन उनकी बेसिक क्या है, सेम है, ठीक है, बेसिक सेम है। इसी तरीके से अगर मास और वेट अगर सेम है तो उनकी डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए, लेकिन मास की डायमेंशन क्या होती है, एम, और आपके पास वेट की डायमेंशन क्या है, एल एम टी इनवर्स, ठीक है ना। लेंथ मास और टाइम का इनवर्स पावर 2। तो ये हमारे पास क्या है, डायमेंशन भी देखोगे तो डिफरेंट है। तो इन दोनों क्वांटिटीज जो है ना, मास और वेट दोनों ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज है, ये दोनों अलग है। हम जो है वो एक साथ कर देते हैं, वो हमारी गलती है, लेकिन बेसिकली आपके पास मास और वेट जो है वो डिफरेंट क्वांटिटीज है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, अगर आप लिख भी लें, अगर पॉइंट टू पॉइंट एक मैंने बनाए। उसके बाद हम न्यूटन के थर्ड लॉ पे आते हैं, इसको थोड़ा रेज करें। तो अब हम पढ़ लेते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ बिल्कुल इजी है, सिंपल है, ज्यादा है ही नहीं थर्ड लॉ में, सिर्फ स्टेटमेंट है वो देख लें। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो मोशन का जो तीसरा लॉ है वो क्या कहता है वो देख लेते हैं, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ, पहले क्या इसकी स्टेटमेंट पढ़ लें, बाकी तो हमें पता है कि न्यूटन ने दिया थर्ड लॉ, तीनों लॉ न्यूटन ने दिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। उनके बाद ये भी तीनों लॉ जो दिए हैं वो 1687 में दिए। अब पहला इसके अंदर हम देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है इनकी, स्टेटमेंट कि न्यूटन ने इस लॉ के अंदर क्या स्टेटमेंट बनाई है। तो स्टेटमेंट जो है इस लॉ की क्या है, टू एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction। तो स्टेटमेंट क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब न्यूटन थर्ड लॉ ये कह रहे हैं कि आप जितना भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कहीं पर भी जो फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके मोड में, उसकी आपको रिफ्लेक्शंस में आपको सेम फोर्स मिलेगा, लेकिन क्या होगी, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। ये जो इक्वेशंस हैं ये आपके पास इस लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या कि आप जितना भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट किसी मास पे जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना का उतना फोर्स आपको वापसी अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। ये नेगेटिव साइन जो है ये अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो नेगेटिव साइन जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ बिल्कुल इजी है।
आप जितना एक्शन करोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप जितना एक्शन करोगे, इतना ही आपको वापसी रिएक्शन मिलेगा। इनके आपको एग्जांपल तौर पे समझाऊं, देखिए मिसाल तो हमारे पास गेंद बॉल नहीं होती, बॉल अगर आप मारते हो वाल को, दीवार को, जितने फोर्स के साथ वाल जो बॉल है वाल को लगती है, वो बॉल उतने ही रिएक्शन, उतने ही फोर्स के साथ वापसी आ जाती है। हम लोग कभी ऐसे करते हैं, बॉल दीवार को मारते फिर कैच करते, फिर दीवार को मारते फिर कैच करते, तो वापसी जो जितने आपने फोर्स एक्शन किया, इतना ही आपको रिएक्शन मिलता है। जितना एक्शन इतना ही रिएक्शन। अगर इनमें अगर आप देखें, अगर आप मैं कहता हूं आप दीवार को थप्पड़ मारे जोर से, तो आपको दीवार को जितना आपने फोर्स दिया, दीवार ने इतना ही फोर्स आपके वापसी आपके हैंड को दिया, आपका हाथ जो होगा वो लाल हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप जोर से दीवार को थप्पड़ मारेंगे तो आपका हाथ जो है लाल हो जाएगा। और अब देखें इनके अंदर थोड़े से और एप्लीकेशन है, मिसाल तो मैं आपको समझाऊं। अगर आप सॉलिड बॉडी अगर दीवार को मारोगे ना, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। ठीक है ना, कई बच्चों के जहन में ये सवाल आते हैं कि अगर सॉलिड बॉडी में दीवार को मारता हूं सॉलिड बॉल, तो वो वापसी नहीं आता, क्यों? क्योंकि देखें सॉलिड की मटीरियल, यहां पर मटीरियल डिफरेंट हो रहा है। सॉलिड जो है वो मटीरियल ऐसा है, जितना वो फोर्स दे रहे हैं, इतना फोर्स वो नहीं गेन कर रहे हैं ताकि वो मोशन में आ जाए। मतलब सॉलिड को मोशन में ले आने के लिए जो आपको फोर्स भी देना पड़ता है, वो कितना ज्यादा देना पड़ता है। तो वहां पर टकराने के बाद वो जितना वापसी रिएक्शन जो मिलता है ना, वो इतना फोर्स नहीं मिलता कि वापसी वो मोशन में, सेम मोशन में आ जाए। इट मीन्स कि आपने जितना फोर्स दिया इतना ही फोर्स सॉलिड को मिला, जितना फोर्स सॉलिड ने वाल को लगाया, वाल जैसे ही सॉलिड आगे वाल को लगता है ना, जितना उसने एक्शन किया इतना ही वाल ने उसको रिएक्शन किया। लेकिन वो आपके मटीरियल चेंज है, इसी वजह से वो वापसी नहीं आता, वो क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा। या आप लोग ऐसे करोगे ना, मट्टी वगैरह हो, वो दीवार को मारोगे तो वहीं पर चिपक जाती है। ठीक है, तो क्या वहां पर रिएक्शन नहीं होता? रिएक्शन वहां पर भी होता है, लेकिन वहां पर फिर मैं कह रहा हूं क्या डिफरेंस है, मटीरियल। आप जैसे ही मट्टी वगैरह वाल को लगाते हो ना, मारते हो, वहां पर चिपक जाती है। अब मट्टी ने जितना फोर्स वाल पे लगाया, सेम फोर्स वाल ने मट्टी पे भी लगाया, लेकिन क्या हुआ, वहां पर जो मटीरियल जो है वो ऐसा है इलास्टिक, और वो मटीरियल की प्रॉपर्टी है चिपकने वाली, तो वो चिपकने जितना फोर्स दिया उससे ज्यादा उसकी एबिलिटी थी चिपकने की, तो इसीलिए वो क्या नीचे नहीं गिरा और वहीं पर चिपक गया। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स कई हैं। अगर मिसाल तो हम जो चलते हैं ना, अब ये हर एक स्टेप जो है ना, जितना जमीन पे हम फोर्स देते हैं, इतना ही जमीन जो हमें वापसी फोर्स देती है। इनका एक और एग्जांपल, जैसे परिंदे नहीं होते, परिंदे जितने फोर्स अगर जो जितना फोर्स डाउनवर्ड लगाती हैं, इतना ही परिंदा जो है अपवर्ड जाता है। जितना वो डाउनवर्ड एक्शन करते हैं, इतना ही रिएक्शन में वो अपवर्ड जाते हैं। परिंदे जितने ऊपर ऊपर जाते रहे होते हैं ना, वो किस वजह से जाते हैं, वहां पर जो है न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा था। जितने वो अपने पर से जितना फोर्स नीचे डाउनवर्ड लगाते हैं, इतना ही अपनी बॉडी जो है वो अपवर्ड जाती है। और देखें, अगर मिसाल तो हम स्विमिंग कर रहे हैं, अगर स्विमिंग में एक एंड से दूसरे एंड तक जाना हो, हम क्या करते थे, पानी को ऐसे करते हैं, एक्शन कहां कर रहे हैं, पानी को एक्शन कहां पर कर रहे हैं, पीछे की तरफ। अब पानी को एक्शन हम पीछे की तरफ कर रहे हैं, और हमारी बॉडी कहां तक जाती है, आगे की तरफ। अब हमने एक्शन जो इस तरफ, इस डायरेक्शन में किया, बॉडी हमारे पास इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यहां पर भी हम क्या कह सकते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ जो है ना, बिल्कुल सिंपल है, जितना आप एक्शन करोगे इतना ही आपको रिएक्शन मिलेगा। ये मैंने कुछ अच्छे एग्जांपल भी दे दिए जो कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूटन के तीनों लॉ कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियो के होते हुए। तो इस वीडियो में हमने 2 लॉ पढ़े, इसके बाद एक और लॉ है फर्स्ट लॉ, वो मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो भी मैंने लिंक दे दी है नीचे इस वीडियो में। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरीके से वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है तो इस वीडियो को शेयर करें प्लीज, ताकि जो जिस लिहाज से मैं वीडियो बना रहा हूं, तो मेरा भी दिल कहे कि मुझे फॉलो भी करें, बच्चों को समझ में भी आ रहा है, मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो इनकरेज करें मुझे प्लीज, ताकि मैं वीडियो बनाता रहूं इसी तरीके से। थैंक यू।